ये है जीके एंड जीएस की सीरीज़। इसमें देखेंगे हम 50 पॉइंट्स जो कि हैं पॉलिटी के, 101 से लेके 150 तक। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है। इसमें प्रेसिडेंट को नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मिलती है, मतलब नाम की अथॉरिटी मिलती है, सारी पावर होती है प्राइम मिनिस्टर के पास। प्रेसिडेंट से अपॉइंटमेंट करना है, रेजिग्नेशन लेटर लेना है, ये ओथ दिलानी है, ये काम ज़्यादा करते हैं। जो वैसे काम है, जो फंक्शनल काम है, एग्जीक्यूटिव काम है, वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में ज़्यादा होते हैं। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? फिर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, बट अपनी मर्जी से अपॉइंट नहीं करते। जो पार्टी जी मेजोरिटी में होती है, उसके जो वो अपना लीडर चुनते हैं, उन्हें अपॉइंट किया जाता है एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट हो गए। एंड अदर्स मिनिस्टर, जो दूसरे मिनिस्टर होते हैं, उन्हें भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, बट इसमें डायरेक्ट एडवाइस देंगे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बताएंगे किसे कौन सा मंत्री पद देना है, उस मंत्री पद की ओथ वो दिला देंगे प्रेसिडेंट। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने होने चाहिए, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। देखो, जो स्ट्रेंथ है, जैसे लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है, उसके 15% से ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है पार्टी जिसकी जैसे मेजोरिटी मिले, जिसकी गवर्नमेंट है, वो अपने बहुत सारे मंत्री ही बना दे, तो ये नहीं चलेगा। जितनी स्ट्रेंथ है लोकसभा की, उसका 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते। ये प्रोविज़न ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में इन 2003 में। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया, उसका नंबर था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि किया गया 2003 में। उसमें ये डिफाइन किया गया कि जितनी स्ट्रेंथ है लोकसभा की, जितने में नंबर टोटल हैं, उसके 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। इसमें इंक्लूडिंग पीएम, प्राइम मिनिस्टर को भी इसके 15% में ही इंक्लूड करना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐसा नहीं उन्होंने राजा बना दिया, वो किसी के लिए आंसरेबल नहीं है। लोकसभा उनसे क्वेश्चन पूछेगी, उन्हें आंसर देने पड़ेंगे, क्योंकि लोकसभा में कौन है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसने चुने हैं? लोगों ने, पब्लिक ने चुन के उन्हें भेजा है, मतलब पब्लिक को आंसरेबल हैं वो। कौन? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए आंसरेबल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन्हें आंसर देगी जो भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। सैलरी और अलाउंसेस मिनिस्टर्स के कौन डिफाइन करता है, कौन डिटरमाइन करता है? वो करती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिटरमाइन करते है कि मंत्रियों को कितनी सैलरी और कितने अलाउंसेस मिलेंगे। इफ़ ए मिनिस्टर, मान लो किसी को मंत्री बना देगा और वो MP या MLA नहीं है, मतलब उस हाउस का मेंबर नहीं है, और मंत्री बना दिया गया, जैसे कि सेंटर में MP नहीं है और स्टेट में MLA नहीं है, और कोई मंत्री पद दे दिया गया, तो 6 महीने से ज़्यादा वो मंत्री नहीं रह सकता। 6 महीने के अंदर से MP या MLA बनना पड़ेगा, मतलब स्टेट में MLA और सेंटर में MP बनना पड़ेगा। मतलब कहीं बाई इलेक्शन हो रहे हों किसी केस में, तो वहाँ पर वो जीत के आए, नहीं तो 6 महीने के बाद वो मंत्री नहीं रहेगा। मतलब किसी आउटसाइडर को, जो कि असेंबली का पार्ट नहीं है, मतलब इलेक्शन जीत के नहीं आया है, उसे मंत्री पद नहीं दिया जा सकता 6 महीने से ज़्यादा के लिए। 6 महीने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सिक्रेसी टू मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स को ओथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं। एनी मिनिस्टर हु हैज़ द राइट टू स्पीक इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा। कोई भी मंत्री है, उन्हें इतना अधिकार है कि वो दोनों हाउस में जाके वो बोल सके, राइट टू स्पीक है। बट वो वोट नहीं डाल सकते, वो वोट ही उसी हाउस में डालेंगे जिसके वो मेंबर हैं। अगर वो लोकसभा के मेंबर है तो लोकसभा में वोट डालेंगे, राज्यसभा का मेंबर है तो राज्यसभा में वोट डालेंगे। ऐसा नहीं है राज्यसभा में वोटिंग हो रही है, लोकसभा के सारे मेंबर वहाँ पर जाके वोट कर दें, ये नहीं होगा। अगर किसी पॉइंट पर वोटिंग हो रही है तो जिस हाउस का वो मेंबर है उसी हाउस में उनकी वोटिंग होगी। वैन द प्राइम मिनिस्टर रिजाइन, जब प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने आप डिजोल्व हो जाती है, मतलब फिर सरकार गिर जाती है। किचन कैबिनेट या इनर कैबिनेट किसे कहते हैं? 15-20 जो मेंबर्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर के आसपास, जो मंत्री होते हैं, वो आपस में मिलकर डिसीजन ले लेते हैं, सारी कैबिनेट को नहीं बताते, तो इसे कहते हैं किचन कैबिनेट। जो मतलब प्राइम मिनिस्टर के आसपास के जो 15-20 मेंबर इनके डिसीजन लेते हैं, तो इसे किचन कैबिनेट या इनर कैबिनेट इसे कहते हैं। गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। गवर्नर जो है उन्हें अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, और उनका जो टर्म है वो कुछ डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो प्रेसिडेंट के ऊपर डिटरमाइन करता है कि वो कितने दिन के लिए उन्हें बनाते हैं। जनरली 5 साल के लिए ही बनते हैं। गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर्स टू बिकम गवर्नर, और ही और सी शुड बी एन आउटसाइडर। देखो, जिस स्टेट के आप हो उस स्टेट के गवर्नर आप नहीं बन सकते हो।
दे शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही और सी इज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर। मतलब जिस स्टेट के आप बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट को, उसके गवर्नर आपको अपॉइंट नहीं किया जा सकता है, नहीं तो आप उसमें इंटरफेयर करो पॉलिटिक्स में। देर इज़ नो बार टू ए पर्सन बीइंग अपॉइंटेड गवर्नर मोर देन वंस। गवर्नर ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो दोबारा नहीं बन सकते, दोबारा बनाया जा सकता है। गवर्नर कैन रिजाइन एट एनी टाइम बाई एड्रेसिंग की रेजिग्नेशन लेटर द प्रेसिडेंट। अगर गवर्नर को किसी केस में रिजाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जबकि गवर्नर को ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट के जिसके वो गवर्नर बन रहे हैं। गवर्नर नॉमिनेट करते हैं 1/6 मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो 5 ही स्टेट हैं जिसमें बाई कैमरा लेजिस्लेचर है, यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। इनके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी और स्टेट में है ही नहीं। तो जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके जो मेंबर्स हैं उन्हें गवर्नर, उसमें से 1/6 मेंबर को गवर्नर ही नॉमिनेट करके लेके आते हैं। मतलब जिसने स्टेट में स्पेशल काम किया हो, लिटरेचर में, साइंस में, या किसी ऐसे काम किया हो जो स्पेशल हो, जैसे सोशल सर्विस है या कुछ है, तो गवर्नर जो टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की, काउंसिल की, लेजिस्लेटिव काउंसिल की, उसमें 1/6 मेंबर, मतलब 6 हिस्सों में बांट दो, उसका एक हिस्सा गवर्नर नॉमिनेट करके लेके आएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और लेजिस्लेटिव काउंसिल 5 स्टेट में ही है, यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन पूछा जाता है किस स्टेट में बाई कैमरा लेजिस्लेचर है, तो 5 स्टेट में है, यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। बाई कैमरा लेजिस्लेचर मतलब जैसे कि पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा है, ऐसे ही स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। काउंसिल मतलब अपर हाउस, ये 5 स्टेट में ही है। तो उस लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन डायरेक्टली नहीं होते, इनडायरेक्टली ही मेंबर वहाँ पर आते हैं। तो गवर्नर 1/6 मेंबर को तो गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। तो गवर्नर का ये भी रोल है स्टेट में। गवर्नर कैन नॉमिनेट 1 मेंबर टू द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। लेजिस्लेटिव की जो असेंबली है उसमें भी एक मेंबर नॉमिनेट करते हैं गवर्नर, जो कि होता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का, अगर है तो। मतलब ब्रिटिशर्स जो कुछ यहाँ रह गए उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक मेंबर वो नॉमिनेट कर देते हैं। द प्रेसिडेंट मे ट्रांसफर ए गवर्नर अपॉइंटेड टू वन स्टेट टू अनदर स्टेट फॉर द रेस्ट ऑफ द टर्म। गवर्नर को ट्रांसफ़र कर सकता है प्रेसिडेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट को। मतलब आज यूपी का गवर्नर है तो उसे बिहार का गवर्नर बनाया जा सकता है, तो ट्रांसफ़र किया जा सकता है ड्यूरिंग द टर्म। गवर्नर एक्ट्स एज द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। गवर्नर यूनिवर्सिटी, जो स्टेट की यूनिवर्सिटी उनके चांसलर के फॉर्म में होते हैं। और देखो वो गवर्नर तो हर एक यूनिवर्सिटी में काम करने नहीं जा सकते, तो वो अपॉइंट करते हैं वाइस चांसलर को। तो ही ऑल्सो अपॉइंट द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी इन द स्टेट। गवर्नर हैज़ बीन मेड ओनली ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। जैसे प्रेसिडेंट हैं उनके पास बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नॉमिनल काम है, तो रियल एग्जीक्यूटिव पावर ऐसे ही जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पावर है वो गवर्नर के पास है स्टेट में, और जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वो है चीफ मिनिस्टर के पास में स्टेट में। चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे बट अपनी मर्जी से अपॉइंट नहीं करते। जो पार्टी मेजोरिटी में होती है उसका जो लीडर वो चुनते हैं, उन्हें ही चीफ मिनिस्टर बनाते हैं गवर्नर। अगर डेथ हो गई चीफ मिनिस्टर की तो इसका मतलब ये नहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिजोल्व नहीं होगी, तो वो पार्टी जो मेजोरिटी में है किसी भी मेंबर को अपना चुन लेगी और उसे सीएम की ओथ फिर गवर्नर दिलाएंगे। मतलब गवर्नर के अपने कुछ उसमें से नहीं है कि इसे सीएम बनाना है कि नहीं बनाना है, वो उस पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है जो पार्टी मेजोरिटी में जीती है। जो सैलरी और अलाउंसेस मिलते हैं चीफ मिनिस्टर के, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिटरमाइन करती है कि कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, क्या अलाउंसेस मिलने चाहिए। ए पर्सन हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर का जो मेंबर नहीं है, मतलब असेंबली का जो मेंबर नहीं है, उसे वो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो सकता है बट 6 महीने से ज़्यादा के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि उसे असेंबली का मेंबर होना है, असेंबली या काउंसिल का मेंबर उसे होना है, जब भी वो बन सकता है सीएम या मिनिस्टर्स। मतलब 6 महीने के लिए आप किसी को भी मंत्री बना सकते हो जो इलेक्शन जीतता है या नहीं जीतता है, पर जिसने इलेक्शन जीत के नहीं आया है उस 6 महीने से ज़्यादा वो मंत्री नहीं रह सकता। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को आंसरेबल किसके लिए है? स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट में तो स्टेट की असेंबली और सेंटर में लोकसभा के लिए। मिनिमम एज मस्ट बी नॉट लेस देन 30 ईयर्स इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए 30 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए, और लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए 25 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 6 स्टेट्स हैं। 6 स्टेट में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है।
मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना 6 स्टेट है। ए लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट हैव एटलीस्ट 60 मेंबर्स। लेजिस्लेटिव असेंबली में कम से कम 60 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम 500 मेंबर तक हो सकते हैं। और लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो साइज़ है वो जो असेंबली का साइज़ है उससे 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कम ही रखे जाएंगे काउंसिल में मेंबर। जितना असेंबली है उसका 1/3 काउंसिल में होंगे ज़्यादा से ज़्यादा बस, और 40 से कम नहीं होना चाहिए। लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म है 5 साल के लिए है और लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो टर्म है वो 6 साल के लिए है। इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं और नहीं आ जाते हैं, तो ये चलता रहता है। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में 5 साल में इलेक्शन होते हैं, वो एक साथ ख़त्म होती है सारे सब मेंबर्स। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में जैसे राज्यसभा है ऐसी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होंगे, तो उसका टर्म पीरियड 6 साल में हर कोई हो जाएगा रिटायर, आते रहेंगे। नहीं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 रिलेटेड है फाइनेंस कमीशन से, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फाइनेंस कमीशन का 280 आर्टिकल। फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट बनाते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं हर 5 साल में। फाइनेंस कमीशन का काम ये है कि देखना है कि हर स्टेट में कितना पैसा देना है। तो पहले फाइनेंस कमीशन जो बना था वो 1952 से 57 तक के लिए बना था। इसके चेयरमैन थे के सी नियोगी। अब जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है वो 16th फाइनेंस कमीशन चल रहा है और इसके चेयरमैन है अरविंद पनगारिया। चेयरमैन काफ़ी याद रखना है। फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट उसे पार्लियामेंट में दिखाएंगे। फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर होते हैं। फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन है, 4 मेंबर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो चेयरमैन है उसे फाइनेंस कमीशन का जो चेयरमैन है उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स में। और जो मेंबर्स है उसमें से एक जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, एक को स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस की, एक को एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन में, और एक पर्सन को स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की। मतलब इस एक्सपर्ट जो होंगे वो फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स बनेंगे। प्रेसिडेंट इन्हें बनाते हैं, 280 का इसका आर्टिकल है, 5 साल के लिए ये बनते हैं। और एक चेयरमैन है, 4 मेंबर है। और जो मेंबर्स हैं वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं, चेयरमैन एलिजिबल नहीं है। फाइनेंस कमीशन का काम है इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। जो टैक्स कलेक्ट किया उसे कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन यूनियन एंड इट्स स्टेट्स एंड अमंग द स्टेट्स देमसेल्फ। मतलब जो टैक्स कलेक्ट करके लाइए गवर्नमेंट, किसी स्टेट को कितना देना है, ये फाइनेंस कमीशन एक सलाह देता है प्रेसिडेंट को या पार्लियामेंट को। द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन आर एडवाइजरी इन नेचर। जो फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी हैं जरूरी नहीं है कि वो फॉलो की जाए, वो एक एडवाइस के फॉर्म में दी गई हैं, बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर कि तुम्हें ये बात माननी ही है। फाइनेंस कमीशन ने एक रिपोर्ट तैयार की है कि इसी स्टेट को इतने पैसा देना चाहिए। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर है वो इस चीज़ को माने या ना माने, बट एक एडवाइस दी है पूरी स्टडी करके। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, आर्टिकल 1 to 3। ये है प्रेसिडेंट के पास पावर है ऑर्डिनेंस लागू करने की। जब पार्लियामेंट के दोनों ही हाउस सेशन में नहीं है और कोई इंपॉर्टेंट एक्ट लेके आना है तब ऑर्डिनेंस को लेके लेके आया जाता है। और ऑर्डिनेंस के पास इतनी ही पावर होती है जितनी किसी एक एक्ट में होती है। पर ये एक टेम्पररी नेचर है, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में आएगी तो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर उसे लॉ बना देगी। ऑर्डिनेंस की जरूरत जब पड़ती है पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। तो आर्टिकल 1 to 3 प्रेसिडेंट के पास पावर है ऑर्डिनेंस लेके आने की, और आर्टिकल 213 गवर्नर के पास पावर है स्टेट में ऑर्डिनेंस लेके आने की। द प्रेसिडेंट कैन ओनली इशू एन ऑर्डिनेंस व्हेन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस तभी लागू करते हैं जब पार्लियामेंट को कोई भी हाउस सेशन में नहीं है और इमीडिएट एक्शन किसी टॉपिक पर लेने की जरूरत पड़ गई है। ऑर्डिनेंस कैन कवर एनी सब्जेक्ट दैट पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन। जो सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट डिसीजन ले सकती है ऑर्डिनेंस उस सब्जेक्ट पर बन सकता है। ऑर्डिनेंस मस्ट बी लेड बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट व्हेन दे रीअसेंबल। जब पार्लियामेंट के हाउस सेशन में आएंगे तब ऑर्डिनेंस उनके टेबल पर रखा जाएगा कि अब इसको बताओ इसे एक्ट बनाना है, लॉ बनाना है या कैंसिल करना है। तो वो अगर मतलब वो ऑर्डिनेंस तो किसी हाल में फिर रहेगा नहीं, या तो ख़त्म हो जाएगा या फिर एक्ट बन जाएगा। तो मैक्सिमम जो टाइम है ऑर्डिनेंस का वो 6 महीने और 6 वीक्स है, क्योंकि जब रीअसेंबल हो इसके 6 वीक के अंदर उसे फैसला लेना है हाउसेस को, और उसे कंसिडर करना है या आगे कंटिन्यू करना है या ख़त्म करना है।
इफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव करते हैं ऑर्डिनेंस को तो ये एक्ट बन जाएगा। अगर हाउस ने कह दिया कि नहीं इसे ज़रूरत है इस चीज़ की तो ऑर्डिनेंस नहीं रहेगा, उसे एक्ट बना दिया जाएगा इमीडिएटली। ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली सीज टू ऑपरेट आफ्टर 6 वीक्स। अगर 6 वीक्स तक दोनों हाउस ने कोई फैसला नहीं लिया तो ऑर्डिनेंस अपने आप ख़त्म हो जाएगा। मैक्सिमम लाइफ जो ऑर्डिनेंस की हो गई 6 महीने और 6 वीक्स। 6 महीना मैक्सिमम टाइम है पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच का जो हो सकता है, उसके अंदर उसे फिर सेशन बैठना ही है, लेना ही है, सेशन चलना ही है। तो 6 महीने से और 6 वीक की उससे ज़्यादा टाइम पीरियड ऑर्डिनेंस का नहीं है, लाइफ टाइम है ये इसकी। द प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट और विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से ऑर्डिनेंस नहीं ले जा सकते, इसके लिए ज़रूरत है एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मिनिस्टर्स कहेंगे कि इस टॉपिक पे ये इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है तो ऑर्डिनेंस लेके आया जाएगा। मतलब प्रेसिडेंट एक ऐसा नहीं है कि वो सारा काम वो खुद करते हैं, बस उनके साइन लगते हैं हर जगह, ये हो गया है। प्रेसिडेंट कैन विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम। ऑर्डिनेंस कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है।